हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज आप सभी लोगों का स्टडी स्मार्ट वे में स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए आज ग्रामीण परिवेश से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। उसमें आपके कुछ विस्तृत बताया जाएगा, इसलिए पॉइंट नोट करते चलें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। इसमें पूछा गया है रबी की फसल कौन सी है। इनमें से रबी की फसल कौन सी है? अलसी, कपास, सोयाबीन या फिर धान। तो जो रबी की फसल होती है आपको बता देते हैं। रबी की फसल का टाइम है नवंबर से मार्च। नवंबर से मार्च ये रबी की फसल का टाइम है और इसकी प्रमुख फसलें जो हैं वो पहले आप ऑप्शन में बता दीजिए कि कौन सी फसल रबी की है। तो यहाँ आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अलसी। अलसी आपका सही हो जाएगा। अलसी रबी की फसल में आता है और अलसी के अलावा गेहूं, सरसों, चना, मटर ये सभी भी रबी की ही फसलें हैं। अब यहाँ आप लोग समझ लीजिए, खरीफ की फसल होती है जो फसलें तीन तरह की होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो आपको बता दिया है रबी की कौन सी फसलें होती हैं और इनका टाइम क्या होता है। अब आपको बता देते हैं खरीफ की फसलें। तो जो खरीफ की फसलों का टाइम होता है ये जून से सितंबर का होता है और इनकी प्रमुख फसलें होती हैं धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। अब आते हैं जायद की फसलों पर। तो जायद की जो फसलें होती हैं ये इनका टाइम होता है रबी के जो बाद का समय होता है और खरीफ से पहले का समय, ये जायद का समय होता है और इनकी प्रमुख फसलें हैं खीरा, तरबूज, ये सभी जायद की फसल के टाइम पर पैदा किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो पहले समझ लीजिए कि लिंगानुपात क्या होता है। तो लिंगानुपात जो होता है वो प्रति हजार पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो प्रति हजार पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं ये लिंगानुपात कहलाता है। तो अब यहाँ देखते हैं सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला यूपी का कौन सा है। जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती या फिर कानपुर। तो जहाँ सबसे कम महिलाएं हैं पुरुषों की अपेक्षा वो है गौतम बुद्ध नगर। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में 1000 पुरुषों पर 851 महिलाएं थी, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो है वो जौनपुर है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा जौनपुर में सबसे ज्यादा है और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम है। और कितना है तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में 851 है और जौनपुर में 1024 है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 3000 से अधिक ग्राम सभा वाली ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या कितनी है? जिस गांव में 3000 से अधिक ग्राम सभाएं होती हैं वहां की ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या कितनी तक हो सकती है? 9, 10, 20 या फिर 15। तो 3000 से अधिक ग्राम सभा वाली ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या 15 हो सकती है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न बता देते हैं। अगर आपके एग्जाम में 3000 से कम का पूछ लिया जाता तो आप क्या करते? तो आपको बता देते हैं जहां पर 1000 ग्राम सभाएं हैं वहां पर ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या होगी 9 और 1000 से 2000 के 1000 से ज्यादा वाली और 2000 वाली इनमें हो जाएंगी 11 और 2000 से 3000 में ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2000 से 3000 में है 13 और 3000 से ज्यादा वाली में 15 है। तो अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों में पंचों की संख्या 15 हो सकती है और कम से कम 9 हो सकती है, यानी कि 9 से 15 ही हो सकती है। तो इनको नोट कर लीजिएगा सबको। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है लाभार्थी महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? तो एक
योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके तहत जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनको कितनी राशि यानी कि कितने रुपए तक का भुगतान किए जाने का इसमें प्रावधान है। तो 1,000, 3,000, 5,000 या फिर 10,000। तो इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को 5,000 रुपये तक का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं इस योजना की शुरुआत कब हुई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई। 1 जनवरी 2017 को ही। पहले इसका नाम था राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर दिया गया। अब इसमें पैसों का भुगतान किस तरह से किया जाता है, तो इसमें पहली किस्त जो होती है उसमें 1,000 रुपये होते हैं और उसके बाद जो सेकेंड किस्त होती है उसमें 2-2 हज़ार करके रुपए दिए जाते हैं। तो इस तरह से 5,000 रुपये तक का भुगतान किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती क्या कहलाती है? सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर या फिर एपीकल्चर। तो जो अंगूर की खेती होती है उसको विटीकल्चर कहा जाता है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विटीकल्चर में अंगूर की व्यावसायिक खेती की जाती है। अब सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो ये रेशम कीड़ों के पालन से संबंधित है। जो रेशम कीट होते हैं उनके पालन के लिए संबंधित है ये। पिसीकल्चर है, ये मछली पालन से संबंधित है। और एपीकल्चर है, ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा और नोट जरूर करते चलें। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, पिसीकल्चर मछली, एपीकल्चर मधुमक्खी के लिए और विटीकल्चर जो है ये अंगूर की खेती के लिए। अब अंगूर की खेती के लिए जो भारत में टॉप राष्ट्र हैं वो कौन कौन से हैं? जो टॉप राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? भारत में सबसे ज़्यादा अंगूर कहाँ होता है? तो वो महाराष्ट्र में होता है। भारत में अगर कहीं सबसे ज़्यादा अंगूर होता है तो वो महाराष्ट्र में होता है। इसके बाद कर्नाटक में और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में। तो इस तरह से ये तीनों राज्य हैं जहाँ पर अंगूर सबसे ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तातिमा क्या है? ये कृषि से संबंधित है और यहाँ पर प्रश्न है तातिमा क्या है? भूमि कर, संपत्ति की जप्ती, भूमि का स्क्रैच या फिर भूखंड का विभाजन। तो जो तातिमा होता है वो भूमि कर है। यहाँ आपका सही हो जाएगा। इसको म्यूटेशन डीड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर तातिमा भूमि कर है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 2006 में मनरेगा योजना किस गांव से शुरू की गई? जो मनरेगा योजना शुरू की गई थी वो किस गांव से शुरू हुई? नागौर से, जौनपुर से, श्रीकाकुलम से या फिर बंदलापल्ली से। तो 2006 में यह एक योजना शुरू की गई थी मनरेगा, जिसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यह योजना आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से शुरू हुई थी। यह आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बंदलापल्ली कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। और यह योजना कब शुरू हुई? तो इसके लिए 2005 में संसद के द्वारा संसद में इसको पारित किया गया, मनरेगा योजना को 2005 में। इसके बाद ये 2 फरवरी 2006 में शुरू हुई। पहले इसका नाम नरेगा योजना था, लेकिन 2 अक्टूबर को इसका नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा योजना कर दिया गया। महात्मा गांधी जी के ऊपर उनकी जयंती पर उनका मनरेगा योजना का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है? बागपत, मिर्जापुर, भदोही या फिर वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। वाराणसी जो है ये रेशमी कपड़ों और बनारसी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भदोही और मिर्जापुर ये किस लिए प्रसिद्ध है?
तो ये कालीन के लिए प्रसिद्ध है। कालीन के लिए मिर्जापुर और भदोही प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खंड पंचायत के मुखिया का क्या नाम है? खंड पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रमुख, प्रधान, अध्यक्ष या फिर मेयर? तो जो क्षेत्र पंचायत का मुखिया होता है उसको प्रमुख कहा जाता है। जो क्षेत्र पंचायत का मुखिया होता है। और प्रधान किसको कहते हैं? तो प्रधान होता है ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको प्रधान कहा जाता है। और अध्यक्ष कहते हैं जो जिला पंचायत का मुखिया होता है। तो फिर बचा अब मेयर। मेयर होता है जो खंड पंचायत का मुखिया होता है। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कभी कभी इसी तरह से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जिला पंचायत के मुखिया को किस नाम से जानते हैं? तो ये अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट जरूर कर लें आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर भूमि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? सिंचाई के लिए जो वर्षा पर निर्भर होती है खेती, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? बरनी, बंजर, चाही या फिर दो फसली? तो बंजर जो होती है वो खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि होती है, यहाँ यानी कि यहाँ पर खेती नहीं हो सकती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये अनुपयुक्त भूमि होती है, तो यहाँ पर किसी तरह की भी खेती नहीं की जा सकती है। अगला जो चाही है, ये कृषि इस पर कुओं पर निर्भर होती है। जो गांव में कुएं खुदे होते हैं तो चाही उसको कहते हैं जो कृषि कुओं पर निर्भर होती है। दो फसली होती है जो वो एक ही साल में दो फसल वाली भूमि होती है, उसको दो फसली कहा जाता है। अब बचा है बरनी। बरनी होता है जो सिंचाई के लिए वर्षा पर पूरी तरह से निर्भर भूमि होती है, उसको बरनी कहते हैं। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सभी घरों में 100% नल का पानी का कनेक्शन प्रदान किया? तो यहाँ पर पूछा गया है भारत का पहला राज्य इसमें कौन सा है जिसने 100% नल का पानी का कनेक्शन सभी घरों में प्रदान किया है? गोवा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश या फिर दिल्ली? तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। गोवा जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने सभी घरों में 100% नल का पानी का कनेक्शन दिया है। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में लक्ष्य था कि 100% घरों में नल का पानी का कनेक्शन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर गोवा है, दूसरे नंबर पर तेलंगाना है और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पर पहला राज्य पूछा गया था तो ये गोवा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मृत्यु या वसीयत के माध्यम से संपत्ति का उत्परिवर्तन क्या कहलाता है? मृत्यु या वसीयत के माध्यम से जो संपत्ति का उत्परिवर्तन होता है, तो बता देते हैं उत्परिवर्तन क्या होता है। तो जो खेती के कागजात होते हैं, भूमि अभिलेख होते हैं, उसमें स्वामित्व का यानी कि उस संपत्ति का जो मालिक था उसका किसी तरह से मृत्यु हो गई हो या वो अपनी वसीयत किसी और के नाम करना चाहता हो, तो उसका स्थानांतरण जो होता है वो उत्परिवर्तन कहलाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, मृत्यु या वसीयत के माध्यम से संपत्ति का स्थानांतरण भी यहाँ कह सकते हैं। संपत्ति का स्थानांतरण क्या कहलाता है? हिब्बा, फर्द बर्द, तब्दील मिल्कियत या फिर वर्षाली? तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। वर्षाली जो होता है ये मृत्यु और वसीयत के माध्यम से संपत्ति का स्थानांतरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में, नोएडा में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में? दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना हुई है 1982 में। 1982 में इसकी स्थापना की गई और यह लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? स्वयं सहायता समूह जो है ये गरीब महिलाओं के लिए बनाया गया था और इसमें महिलाओं को ऋण दिया जाता है यानी कि लोन दिया जाता है जिससे कि वो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकें। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 से 15, 10 से 20,
10 से 30 या फिर 15 से 40। तो इस समूह में सदस्यों की संख्या होती है 10 से 20। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 से 20 सदस्यों की इस संख्या को स्वयं सहायता समूह कहते हैं और इसमें महिलाओं को, जो महिलाएं गरीब होती हैं, उनको लोन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की एक उत्पाद एक योजना के तहत औरैया जनपद को किस उत्पाद के लिए चुना गया? उत्तर प्रदेश में एक जनपद है औरैया, तो उत्तर प्रदेश की जो एक योजना है वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यह उत्तर प्रदेश की एक योजना है जिसमें कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का एक अपना प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर औरैया जनपद के लिए किस प्रोडक्ट के लिए चुना गया? घी, गुड़, बिंदी या फिर चमड़ा उत्पाद। तो औरैया जनपद को घी के लिए चुना गया। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। गुड़ के लिए किस जनपद को चुना गया है? तो गुड़ के लिए है आगरा जनपद। बिंदी के लिए अयोध्या, ये नोट कर लीजिएगा सभी लोग, इम्पोर्टेंट है। और चमड़ा उत्पाद के लिए तो ये बलिया, इनको नोट करते चलें। गुड़ के लिए आगरा, बिंदी के लिए अयोध्या और चमड़ा के लिए बलिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्षेत्र पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 0.15, 0.27, 0.33 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो जिला पंचायत अधिनियम 1961 के धारा 6A के तहत, आपको बता देते हैं, धारा 6A के तहत 0.27 सीटें आरक्षित हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना कौन करता है? नीति आयोग, जनगणना ब्यूरो, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फिर फसल सलाहकार समिति। फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है इसकी गणना, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इस आयोग में 22 फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित लाभकारी मूल्य की सिफारिश की गई है और यही आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना करता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला आदर्श खेल गांव स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर भारत का जो पहला आदर्श खेल गांव उसको स्थापित किया गया? मुजफ्फरनगर, लखनऊ, महोबा और गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मुजफ्फरनगर के गांव हैं बहादुरपुर और खीरी वीरान। इन दो गांवों में भारत का पहला आदर्श खेल गांव स्थापित किया गया है। मुजफ्फरनगर के दो गांव हैं बहादुरपुर और खीरी वीरान, इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्षेत्र पंचायत में प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन है? क्षेत्र पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें जो मेन होता है और मेन से जो थोड़ा नीचे होता है उसके चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन सा है? खंड विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या फिर अनुमंडल अधिकारी। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट जो होता है ये रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं प्रमुख और उप प्रमुख चुनाव के लिए क्षेत्र पंचायत में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, भूमि अभिलेख की शब्दावली में भूमि मापन को क्या कहते हैं? भूमि मापन पूछा गया है, क्या कहा जाता है? जो कृषि के कागज होते हैं उनकी शब्दावली कुछ अलग होती है, इसलिए वहां पर जो जमीन का मापन होता है उसको क्या कहते हैं? पैमाइश, मुस्तारी, किलाबंदी या फिर मुसाबी। तो जो भूमि मापन होता है उसको पैमाइश कहा जाता है भूमि अभिलेख में। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मुस्तारी किसको कहते हैं? तो जो जमीन का खरीदार होता है उसको मुस्तारी कहा जाता है, खरीदार को मुस्तारी कहा जाता है। किलाबंदी कहते हैं भूमि का जो आयताकार माप होता है, जो खेती के लिए जो जमीन होती है उसका आयताकार माप कहलाता है किलाबंदी। मुसाबी क्या होता है?
तो मुसावी होता है पूरे गांव की जो भूमि होती है उनका नक्शा, यह मुसावी कहलाता है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। पैमाइश होती है भूमि मापन, मुश्तारी होती है जो जमीन का खरीदार होता है, किलाबंदी भूमि का आयताकार माप, और मुसावी नक्शा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, कानपुर में, अलीगढ़ में या फिर इलाहाबाद में? तो ये केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना 17 जनवरी 1951 में हुई है। इसकी स्थापना हुई है 17 जनवरी 1951 को लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन किसके नाम पर जारी किया जाता है? नरेंद्र मोदी जी ने जो एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाए थे, उसके दौरान उस योजना में जो गरीब महिलाएं हैं जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है, उनको मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन देने का वादा किया था। और यह योजना कब शुरू हुई थी? तो यह 1 मई 2016 में बलिया से शुरू हुई थी यह योजना। ये नोट कर लीजिएगा, सभी योजनाएं जितनी आपको बताई जाती हैं उनको डेट वाइज सब कुछ नोट करते चलें। तो यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया से शुरू हुई थी। और इस योजना के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन परिवार में किसके नाम पर जारी करने का प्रावधान था? चलिए देखते हैं। परिवार की वयस्क महिला, परिवार के पुरुष मुखिया, परिवार का कमाने वाला सदस्य या फिर परिवार का कोई भी सदस्य। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। परिवार की जो वयस्क महिला होती है उसी के नाम एलपीजी गैस कनेक्शन जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एपीएमसी का पूर्ण रूप क्या है? एपीएमसी को फुल फॉर्म पूछा गया है। कृषि उत्पादन एवं प्रबंधन आयोग, कृषि मूल्य प्रबंधन समिति, कृषि उपज बाजार समिति या फिर कृषि उत्पाद एवं विपणन कंपनी। तो जो एपीएमसी है ये कृषि उपज बाजार समिति, ये इसका पूर्ण रूप है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है, इसलिए इसको गठित किया गया है जिससे कि जो किसान है उसको कृषि को अच्छी उपज पर बेच सके और इसके उत्पाद का अच्छा मूल्य उनको प्राप्त हो सके, इसलिए इस समिति का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा मूंगफली भारत में कहाँ होती है? जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मूंगफली का वो कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो वो है गुजरात। ये आपको पिछली क्लासों में भी बताया गया था, इसलिए जिसने भी वो अभी नहीं देखी हो उनको देख लीजिएगा। इससे इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उसमें बताए गए थे, तो उनको देख लीजिएगा। अब इसको देखते हैं। तो गुजरात जो है वो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गुजरात के बाद आता है राजस्थान और राजस्थान के बाद आता है तमिलनाडु। यानी कि फर्स्ट नंबर पे है गुजरात, सेकेंड नंबर पर राजस्थान और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीली क्रांति क्या है? पीली क्रांति यह किससे संबंधित है? मछली के उत्पादन में वृद्धि से, दूध के उत्पादन में वृद्धि से, खाद्यान्न तेल के उत्पादन में वृद्धि से या फिर मांस और कुक्कुट के उत्पादन में वृद्धि से? तो जो पीली क्रांति है वो खाद्यान्न तेल के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सरसों उत्पादन के क्षेत्र में भी पीली क्रांति का ही नाम आता है। तो अगर आपको इसकी जगह पर सरसों उत्पादन दिया होता तो वो भी आपका ऑप्शन सही होता। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी में, भदोही में, मिर्जापुर में या फिर बागपत में? तो अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि कालीन कहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आपका भदोही। भदोही में सबसे ज़्यादा कालीन प्रसिद्ध है और यहीं पर भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। भदोही को कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है।
भदोही को कालीन शहर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में कितने भूमि पर कृषि की जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कितनी भूमि पर खेती की जाती है। 220 लाख हेक्टेयर, 154 लाख हेक्टेयर, 13 लाख हेक्टेयर या फिर 165 लाख हेक्टेयर। तो उत्तर प्रदेश में कुल भूमि कितनी है पहले वो आपको बता देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल भूमि है 242 लाख हेक्टेयर, इतनी कुल भूमि है यूपी में। और इसमें से कितनी भूमि पर खेती की जाती है? तो वो आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 165 लाख हेक्टेयर पर खेती की जाती है। 242 में से 165 लाख में खेती होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। भारत में सरसों और राई के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? भारत में सरसों और राई का जो उत्पादन होता है उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, और इससे संबंधित आपको बताएंगे पहले नंबर पर कौन है इसमें। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर 5वां। तो सरसों और राई के उत्पादन में यूपी अपना तीसरे नंबर पर है। यहाँ आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। और पहले नंबर पर है राजस्थान और दूसरे नंबर पर है हरियाणा। पहले नंबर पर राजस्थान और दूसरे पर हरियाणा और तीसरे पर यूपी। ये है सरसों और राई के उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत ग्रामीण योजना के तहत 2021-22 में ग्रामीण घरों में शौचालय निर्माण के लिए भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? जो एक योजना है भारत सरकार की, भारत ग्रामीण योजना, तो इसके तहत जो गांव में घर होते हैं उनमें शौचालय निर्माण के लिए भारत सरकार ने कितने तक का लक्ष्य रखा है? 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख या फिर 70 लाख? तो भारत सरकार ने इसके लिए 50 लाख का लक्ष्य रखा है। यहाँ आपका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह योजना कब शुरू हुई? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को एक योजना शुरू हुई थी, स्वच्छ भारत ग्रामीण योजना। ये नोट कर लीजिएगा, स्वच्छ भारत ग्रामीण योजना। और इसी योजना के तहत ग्रामीण घरों में शौचालय निर्माण के लिए भारत सरकार ने 50 लाख शौचालय बनवाने का लक्ष्य रखा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसने कहा था सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं? यह किसने कहा है? गांधी जी ने, नरेंद्र मोदी ने, नॉर्मन बोरलॉग ने या फिर विलियम गॉड ने? तो यह कहा था नॉर्मन बोरलॉग ने। ये आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह कौन है? तो ये हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। इन्हीं ने कहा था सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ आपकी समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा और पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझा होगा। जो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए थे उनको आप लोगों ने लिख लिया होगा। और आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आपका टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको टच करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको सभी PDF मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।